नमस्कार आप सभी को नर्सिंग इंटरसेप्टर 24/7 पर स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का। और आज की क्लास आपके लिए बहुत ही बेहद खास रहने वाली है। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्या, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या फिर कभी ना कभी वो आए हुए हैं। ओके बेटा, चलेगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आज के सेशन का पहला सवाल कह रहा है कि पीपल विद वर बिलीव्ड टू हैव हॉट पर्सनालिटी एंड वुड हैव फीवर। ऐसा माना जाता है कि जो गर्म स्वभाव वाले लोग होते हैं उन्हें अक्सर बुखार होता है, जो बात बात पर गुस्सा कर जाते हैं उन्हें अक्सर बुखार होता है। तो क्या ऐसा है? क्या वो अगर ऐसा है तो उनके अंदर जो बाइल है, उनके अंदर का जो द्रव है वो उनको कैसा दिखेगा? क्या वो ब्लैक बाइल वाले होते हैं, येलो बाइल वाले होते हैं, ग्रीन बाइल वाले होते हैं, या फिर वो ब्राउन बाइल वाले होते हैं? तो याद रखिएगा बेटा कि ऐसा माना जाता है जो गर्म स्वभाव के लोग होते हैं उनके अंदर ब्लैक बाइल मिलता है। आंसर क्या जाएगा बेटा? आंसर इसका जाएगा ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। ओके चलो। हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन? कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज की थी? कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी? चलिएगा बताइएगा भाई कि भाई आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, इस ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी? क्या वो विलियम हार्वे साहब थे, लैंड स्टीनर थे, जे वॉटसन थे, या फिर वो आपके एडिसन थे? तो कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज की थी? तो वो थे आपके विलियम हार्वे। याद रखना वो है आपके विलियम हार्वे। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, तो वो है आपके कार्ल लैंड स्टीनर, है ना भाई, लैंड स्टीनर। इन्होंने क्या किया था बेटा? तो इन्होंने आपकी ब्लड ग्रुप की खोज की थी। तो दोनों में अंतर है, ब्लड ग्रुप में अंतर है और ब्लड सर्कुलेशन में अंतर है। तो इन दोनों बातों को याद कर लो, नोट कर लो कहीं पर। यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके मेरे भाई, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, है ना, आपका जो स्वास्थ्य है बेटा, यह स्वास्थ्य आपका किससे अफेक्ट होगा? क्या ये आपका जेनेटिक डिसऑर्डर से अफेक्ट होगा? बिल्कुल होगा। क्या ये इन्फेक्शन से अफेक्ट होगा? बिल्कुल होगा। आपकी लाइफस्टाइल से अफेक्ट होगा? बिल्कुल होगा। तो ये सभी रीजन है आपके स्वास्थ्य को अफेक्ट करने के लिए, है ना बेटा जी। जैसे किसी के अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया है, तो बेटा जी वो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी ट्रांसफर हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये आपके हेल्थ को अफेक्ट करेगा। आपके अंदर कोई इन्फेक्शन लग गया है ना भाई, तो ये भी तो आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। आपकी लाइफस्टाइल, आप रात में 2-3-4 बजे सो रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं आराम से 12-1 बजे, है ना, तो ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफस्टाइल गड़बड़ है ना बेटा जी। तो ये सब आपका क्या करेगा? तो आपकी हेल्थ को क्या करेगा बेटा जी? अफेक्ट करेगा। तो आंसर क्या जाएगा बेटा? आंसर इसका जाएगा डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। समझ में आया बेटा जी? समझ में आया। चलेगा, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला सवाल देखो। आ स्टेट ऑफ कंप्लीट वेल बीइंग इज टर्म एज फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। हाँ भाई, पूर्ण कल्याण की स्थिति को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कहा जाता है। यह किसकी स्थिति है ना? आप किसको कहेंगे कि वो आप बिल्कुल फिट है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक? तो बेटा WHO ने ये आपकी डेफिनेशन दी है। WHO ने हेल्थ की जो डेफिनेशन दी थी, वो हेल्थ की डेफिनेशन में यही तो बताया था कि अगर कोई पर्सन कंप्लीटली फिजिकली फिट है ना भाई, हाँ फिजिकली फिट है, इसके अलावा मेंटली फिट है और आपको सोशली फिट है ना, सोशली फिट है, तो हम उसको कहेंगे कि अब तुम बिल्कुल स्वस्थ हो। तो आंसर क्या जाएगा बेटा? आंसर आपका जाएगा सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। समझ में आया बेटा जी? तो जितने बच्चे हमारे प्रतिज्ञा बैच में क्लास कर रहे हैं उन सभी को पता होगा कि ये मैंने सारी बातें पढ़ाई हैं, है ना बेटा जी। एक एक लाइन, एक एक अक्षर मैंने आपको समझाया है। कह दो बेटा जी कि हाँ सर ये आपने पढ़ाया था और कल की क्लास में भी पढ़ाया है। समझ में आया बेटा जी? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो। गुड हेल्थ कैन बी मेंटेन बाय, हाँ भाई, अगर आपको अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखना है तो अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए क्या चीजें जरूरी हैं? क्या आपको बैलेंस्ड डाइट रखनी है? डाइट आपको बिल्कुल बैलेंस्ड रखनी है। ना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना है, ना ज्यादा प्रोटीन खाना है, ना ज्यादा फैट खाना है, ना भूखे रहना है और ना खाते ही रहना है ना बेटा जी। आपकी डाइट को क्या करना है? बैलेंस रखना है।
पर्सनल हाइजीन, साफ सफाई का बेहद ध्यान रखना है, साफ सफाई का बेहद ध्यान रखना है। रेगुलर एक्सरसाइज, आपको लगातार रोज व्यायाम करना है, नियमित व्यायाम करना है। तो आंसर क्या जाएगा बेटा, इसका भी करेक्ट आंसर जाएगा डी, यानी कि गुड हेल्थ कैन बी मेंटेन बाय पर्सनल डाइट, सॉरी बैलेंस्ड डाइट, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज, और ये सभी आपके क्या करते हैं, तो ये सभी आपके अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आपके हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो भाई, विच डिसीज इज नॉन इन द फिगर। हाँ भाई, कौन सी बीमारी है जो इस फिगर तो है ही नहीं, फिगर तो है ही नहीं, सॉरी बेटा सॉरी, है ना। तो ये सवाल थोड़ा सा हमारे साथ में इस सवाल ने मजाक कर दिया बेटा जी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको पहले से देना चाहिए था, लेकिन ये आपको डायग्राम बाद में आया है, तो इसकी वजह से हमको पता ही नहीं चल पाया कि विच डिसीज इज शोन इन द फिगर, यानी कि वो बात कर रहा है फाइलेरिया की। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिसीज विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन आर कॉल्ड। जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। हाँ भाई, क्या उनको नॉन इन्फेक्टियस कहते हैं, क्या उनको जेनेटिक कहते हैं, क्या उनको इन्फेक्टियस कहते हैं, या फिर उनको डेडली कहा जाता है, या फिर उनको डेडली कहा जाता है। तो ऐसे रोग जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आसानी से फैलते हैं, ऐसे रोग को क्या कहा जाता है। डिसीज विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आसानी से जो बीमारियां फैल जाती हैं उनको इन्फेक्टियस डिसीज कहते हैं। जैसे कि आपका सर्दी जुकाम हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, है ना। ये सर्दी जुकाम आपका एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आसानी से फैल जाता है, लेकिन कैंसर नहीं फैलेगा, नॉन इन्फेक्टियस होगा। ठीक है बेटा जी, तो आंसर क्या जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर नॉन एज। मैंने आपको कल ही बताया था, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिसीज कॉज करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है। डिसीज कॉज ऑर्गेनिज्म, डिसीज कॉजिंग जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है। क्या उनको वेक्टर कहते हैं। वेक्टर आपके इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करते हैं मेरे लाल, वेक्टर आपके इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करते हैं, वो पैदा नहीं करते। ठीक है बेटा, रोग पैदा करने वाले ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है। बेटा अगर अभी भी आंसर और ए और बी में कंफ्यूज होना बेटा, तो ये आगे भी आपको कंफ्यूज होता रहेगा, है ना। आपसे कहा है कि बेटा प्रतिज्ञा बैच को ज्वाइन करो, आपसे कहा है बेटा रामबाड़ बैच की ये पहली क्लास है, रामबाड़ बैच को ज्वाइन करो बेटा, जहां पे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर किए जाएंगे। ये जो बच्चे आंसर दे रहे हैं ना बेटा, ये इसीलिए आंसर दे पा रहे हैं कि इनको एक एक चीज हमने क्लियर करवाई है, एक एक चीज क्लियर करवाई है। आंसर क्या जाएगा बेटा, आंसर जाएगा आपका पैथोजन। पैथोजेंस क्या होते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डिसीज कॉज करते हैं, डिसीज पैदा करते हैं, बीमारी पैदा करते हैं। इसका एग्जांपल्स क्या क्या होगा बेटा, तो एग्जांपल्स जल्दी से बताओ बेटा। मैंने आपको बताया वायरस, मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया, मैंने आपको बताया था प्रोटोजोवन, मैंने आपको बताया था प्रोटोजोवन, और मैंने आपको बताया था फंगल, है ना। ये सभी क्या है, तो ये सभी आपके ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिसीज को पैदा करते हैं, डिसीज को पैदा करते हैं। समझ में आया बेटा जी। हाँ भाई जल्दी से बताओ, समझ में आया बेटा। चलेगा, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। टाइफाइड फीवर इन ह्यूमंस इज कॉज्ड बाय। अब आपसे बताना है कि टाइफाइड का जो बुखार होता है, ये टाइफाइड बुखार आपके किसके कारण होता है। क्या ये रोटा वायरस के द्वारा टाइफाइड बुखार होता है, या फिर ये साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है, ई कोलाई के द्वारा होता है, या फिर मेरे भाई अमीबा के द्वारा होता है, या फिर मेरे भाई अमीबा के द्वारा होता है। तो टाइफाइड फीवर इन ह्यूमंस इज कॉज्ड बाय, जल्दी से बताओ भाई इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा। टाइफाइड फीवर आपका जो होता है, ये टाइफाइड फीवर किसके कारण होता है। तो याद रखना, टाइफाइड फीवर एक बैक्टीरियल डिसीज है ना बेटा। ये आपकी एक बैक्टीरियल डिसीज है, बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। ये आपकी एक बैक्टीरियल डिसीज है, जीवाणु के द्वारा फैलता है, बैक्टीरियल डिसीज है ना बेटा। कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होती है, तो साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। ठीक है बेटा। आप इसके कंफर्म के लिए कौन सा टेस्ट करवाते हैं, तो बेटा बिडाल टेस्ट करवाते हैं। कौन सा भैया, बिडाल टेस्ट करवाते हैं, बिडाल टेस्ट करवाते हैं। इसका जो बैक्टीरिया है, इसका जो जीवाणु है, ये कहां पर पनपता है, तो हमारी आंत में पनपता है, छोटी आंत में पनपता है, छोटी आंत में पनपता है। सर इसका वेक्टर क्या है, कैसे ये फैलता है, तो बेटा
या फिर कह सकते हो कि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है। अगर मैं ये बात करता हूं तो ये फैलता कैसे है, फैलता कैसे है, तो ये आपका फैलता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के लेने से, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के इनटेक से, वाटर के इनटेक से ये आपका फैलता है। समझ में आया? सारी बातें आपको क्लियर हो रही हैं? जल्दी से बताओ बेटा जी, सारी बातें आपको क्लियर हो रही हैं? हाँ भाई, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसको कोई बात में दिक्कत आ रही हो, है ना बेटा जी? अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो एक बार सेशन को शेयर भी कर देना, लाइक कर देना बेटा, कमेंट करके बताना कि सर आज का जो सेशन है ना वो बहुत ही बेहतरीन है ना भाई। हालांकि कल के सेशन में बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किए थे, बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने उन कमेंट को सभी को लाइक किया और पढ़ा भी था। ओके बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो भाई, साल्मोनेला टाइफी जनरली इंटर्स विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो देखो अभी अभी मैंने जो आपको बताया है वो इसमें सवाल में पूछा गया कि साल्मोनेला जो टाइफी है ये आमतौर पर आहार नली के किस भाग में प्रवेश करता है, आहार नली के किस भाग में प्रवेश करता है? क्या ये स्टमक में प्रवेश करता है, या फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है, या फिर मेरे भाई माउथ के अंदर प्रवेश करता है, या फिर मेरे भाई माउथ के अंदर ये प्रवेश करता है? एकदम लल्लन टॉप पढ़ाते हैं सर आप, अच्छा भाई। लाइक की संख्या बहुत कम है भाई, एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक कर दो यार, सेशन को भाई सभी बच्चे एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है भाई। साल्मोनेला टाइफी जनरली इंटर्स विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, तो आंसर क्या जाएगा बेटा? आंसर जाएगा आपका सी, यानी कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका ग्रो करता है, तो आंसर आपका होगा सी, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये आपका पनपता है। चलो आगे बढ़ते हैं। साल्मोनेला टाइफी स्प्रेड्स थ्रू, ये जो साल्मोनेला टाइफी वाला जो बैक्टीरिया है ये कैसे फैलता है, इसका वेक्टर क्या है, कैसे फैलता है, इसका वेक्टर बताइएगा। क्या ये एयर के द्वारा फैलता है, सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा फैलेगा, क्या ये एड्स है जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलेगा, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है, गंदे हाथों से आपने गोलगप्पे खा लिए है ना उससे फैलेगा, या फिर ये फिजिकल टच से फैलेगा, डोंट टच माई, है ना भाई। अरे मैंने आपको टाइफाइड कर दिया, ओ छुआ और टाइफाइड हो गया, ऐसे थोड़ा होता है यार, है ना भाई। फिजिकल टच से थोड़ा होगा बेटा, है ना, बताओ। तो ये होता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। आंसर क्या जाएगा बेटा जी? आंसर इसका जाएगा सी, है ना। हाँ, तो दूषित अगर आपने भोजन कर लिया, दूषित आपने अगर पानी पी लिया, है ना भाई। हाँ, कोई सड़क के किनारे बहुत ढेर सारे वाहन निकल रहे हैं, वहां पर कोई चाट पकौड़ी का ठेला लगाया हुआ है और गोलगप्पे बेच रहा है, उसके हाथ गंदे हैं, उसने एकदम से फटाफट बनाया और गोलगप्पे बड़े बड़े खिलाए, और उसके बाद में क्या हुआ कि जब घर पे आए तो देखा कि अरे मुबारक हो, आपको टाइफाइड गिफ्ट में कर दिया गया है। तो आंसर क्या जाएगा बेटा? आंसर जाएगा आपका सी। समझ में आया मेरे भाई? जल्दी से बताओ, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई किल्लत, कोई, है ना? गुड एंड गजब क्लास, क्या बात है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। सस्टेंटेड हाई फीवर, देखो भैया एक बीमारी है जिसमें लगातार तेज बुखार आ रहा है, ओके, एंड इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाता है सीवियर केस में। अगर इसको हल्के में ले लिया, अरे टाइफाइड ही तो है, क्या उखाड़ लेगा, है ना भाई। तो अगर इसको हल्के में ले लिया तो केसेस इन आर सिम्टम्स ऑफ विच डिसीज, तो ये किस डिसीज के सिम्टम्स हो सकते हैं? क्या मलेरिया के हो सकते हैं, टाइफाइड के हो सकते हैं, कॉलेरा के हो सकते हैं, या फिर कॉमन कोल्ड के हो सकते हैं, या फिर ये कॉमन कोल्ड के हो सकते हैं। तो ये किसके लक्षण हो सकते हैं? लगातार तेज बुखार आना। हाँ भाई, गुरुजी आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें, थैंक यू सो मच बेटा जी, एंड गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सभी को बेटा जी। सर आपका नाम क्या है? अच्छा विशाल भाई, मेरा नाम है सुभाष, है ना। हाँ, सु मीन्स अच्छा और भास मीन्स बाड़ी, जिसकी अच्छी बानी है उसका नाम सुभाष होता है बेटा, है ना। चलो, तो लगातार तेज बुखार अगर आपको आ रहा है और गंभीर मामलों में आंतों में छेद हो जाता है, तो ये कौन सी बीमारी का लक्षण है? तो ये है टाइफाइड की बीमारी का लक्षण। आंसर जाएगा आपका बी, ओके। आगे बढ़ते हैं। विच टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू कंफर्म टाइफाइड फीवर? अब हम लोग टेस्ट कौन सा कराते हैं? डॉक्टर के पास में जाते हैं, है ना भाई। हाँ सर, टाइफाइड लेडी का नाम क्या था? टाइफाइड लेडी का नाम था मेलन मैरी। हाँ भाई, तो टाइफाइड आपका जो बुखार की पुष्टि के लिए हम लोग कौन सा परीक्षण करवाते हैं? कौन सा परीक्षण करवाते हैं? जल्दी से बताओ बेटा जी, कौन सा परीक्षण करवाते हैं? तो ये करवाते हैं हम लोग बिडाल टेस्ट करवाते हैं। डॉक्टर के पास में गए और डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब ऐसा लग रहा है कि मुझे 3 से 4 दिन हो गए मुझे बुखार आ रहा है और कभी कभी थोड़ा सा पेट में दर्द भी होता है,
तो डॉक्टर साहब ने कहा कि बुखार कितना तेज आता है, हल्का रहता है? कि सर बहुत तेज आता है, लगभग 39-40 डिग्री सेल्सियस बुखार आ जाता है। तो डॉक्टर ने कहा कि ऐसा करो, तुम एक टेस्ट करवाओ। अब अगर तुमको पता है तो तुम अपने आप बोलोगे डॉक्टर साहब ऐसा करते हैं बिडाल टेस्ट करवा ले। अरे डॉक्टर साहब ने कहा वक्का, तुम तो नीट की या नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो। हाँ भाई, तो आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा आपका बी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आई बाज आ कुक बाई प्रोफेशन एंड स्प्री टाइफॉइड थ्रू द फूड आई यूज टू कुक। हाँ भाई, मैं पेशे से रसोइया था, है ना भाई। तो ये बता रही है, जो टाइफॉइड को फैला रही थी देवी जी, वो बता रही हैं कि मैं पेशे से रसोइया था और मेरे द्वारा पकाए गए भोजन से टाइफॉइड फैल गया। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? हाँ, ये कौन कह रहा है? क्या वो मैडम क्यूरी कह रही हैं? मैडम क्यूरी क्यों कहेंगे ये वाली बात? या फिर मैरी मेलन कह रही हैं, या फिर रोजालिंड फ्रैंकलिन कह रहे हैं, या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल कह रहे हैं, या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल कह रहे हैं? तो ये वाली बात कह रहे हैं मैरी मेलन कह रही हैं। आंसर क्या जाएगा बेटा? आंसर जाएगा आपका बी। समझ में आया? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई किल्लत, कोई समस्या अगर कुछ भी है तो बताओ। नो? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, निमोनिया की बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं निमोनिया की। यानी कि बेटा मैंने टाइफॉइड पर जितने सवाल करवा दिए हैं, मैंने टाइफॉइड पर जितने सवाल करवा दिए बेटा, इससे बाहर तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा, पक्का 100%। सर हमारे क्वेश्चन सब सही जा रहे हैं, आपकी कृपा से। थैंक यू गुरुजी। ओके बेटा जी, ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच बेटा। एंड हमारी ही कृपा नहीं है बेटा, आप भी मेहनत कर रही हो, आप भी उन चीजों को याद रख पा रही हो, इसलिए आपके भी सवाल सारे सही जा रहे हैं बेटा। देखो अब बात कर लेते हैं निमोनिया की, है ना बेटा जी। अब बात कर लेते हैं न्यूमोनिया की। आओ निमोनिया की बात कर लें। तो ये जो आपका निमोनिया है बेटा जी, ये भी आपकी एक बैक्टीरियल डिसीज है, ये भी आपकी एक बैक्टीरियल डिसीज है। क्या कोई बच्चा ऐसा है जो बता सकता है ये कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होती है? क्या कोई बच्चा ऐसा है जो ये बता सकता है कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होती है? तो निमोनिया आपकी जो होती है ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, न्यूमोकोकल निमोनी, इन सब के द्वारा होती है। आंसर जाएगा आपका डी। जो बच्चा मेरी प्रतिज्ञा वाले बैच में है उस बच्चे का सवाल गलत हो ही नहीं सकता। मैं इस चीज को मान ही नहीं सकता कि उस बच्चे ने इस सवाल को गलत किया हो, क्योंकि बेटा मैंने एक एक चीज उसके ना दिमाग में फिट कर दी है ना। यहां से कंटेंट को उठाया और उसके दिमाग में पेचकस से बिल्कुल फिट कर दिया है बेटा। तो हो ही नहीं सकता, गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता बेटा। समझ में आया मेरे भाई? आंसर जाएगा आपका डी। ए वाले बच्चे अभी भी गलती कर रहे हैं तो अपनी जगह उठ के उठक बैठक लगा देंगे, अप डाउन लगाएंगे कम से कम 200, क्योंकि गलत क्यों किया तुमने। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। कल ही पढ़ाया था ना मैंने, बिल्कुल देखो आदित्य भाई कह रहा है सर कल ही पढ़ाया था आपने, बहुत बढ़िया भाई। चलेगा, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाँ भाई अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। विच पार्ट ऑफ द लंग्स इज इन्फेक्टेड इन निमोनिया? निमोनिया में लंग्स का कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है? क्या एल्वोलाई अफेक्ट हो जाती हैं, ट्रेकिया, ब्रोंकस, या फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, या फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स? हाँ भाई बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलिएगा, तो कौन सा बच्चा है ये जो बताएगा कि आपके ये हैं आपके लंग्स, है ना भाई? हाँ सर हमारे ये लंग्स बहुत बढ़िया से नहीं है। हाँ बेटा, तो ये जो आपके लंग्स है, अब इस लंग्स का कौन सा पार्ट ऐसा है जो कि निमोनिया से खराब हो जाता है, जो कि निमोनिया से खराब हो जाता है? तो वो वाला पार्ट है आपका कौन सा? एल्वोलाई। एल्वोलाई आपकी है ये खराब हो जाती है क्योंकि इनके अंदर लिक्विड भर जाता है, फ्लूइड भर जाता है, इनके अंदर फ्लूइड भर जाता है, फ्लूइड भर जाता है। और बेटा फिर घरघराहट की आवाज आती है ना भाई, लिक्विड के भर जाने से घरघराहट की आवाज आती है। आंसर आपका जाएगा ए। ओके भाई चलेगा, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला सवाल देखिएगा भाई। इन विच डिसीज लिप्स एंड फिंगर नेल्स टर्न ग्रे एंड इन सीवियर केसेस ब्लूइश? किस बीमारी में ऐसा होता है, क्या होता है? आइए समझते हैं। कौन सी बीमारी ऐसी है जिसमें, कौन सी बीमारी ऐसी है जिसमें ओठ और नाखून आपके भूरे हो जाते हैं, और कभी कभी अगर ये सीवियर हो गया तो फिर ये कैसे हो जाते हैं? नीले भी पड़ जाते हैं, है ना बेटा जी। तो ये कौन सी बीमारी है जिसमें होठ हैं गुलाबी, नहीं होठ हैं आपके ग्रे, है ना, और सीवियर केसेस में ब्लू भी हो जाते हैं? तो वो कौन सी बीमारी है बेटा? वो है आपकी निमोनिया, वो है आपकी निमोनिया। आंसर जाएगा आपका बी। समझ में आया? जल्दी से बताओ बेटा जी, जल्दी से बताओ बेटा जी, समझ में आया बेटा? हाँ भाई फटाफट से बताओ। ओके चलेगा, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिसीज? इनमें से
इनमें से कौन सी बीमारी ऐसी है जो कि बैक्टीरिया से नहीं होती? कौन सी बीमारी ऐसी है जो कि बैक्टीरिया से नहीं होती है? कौन सी बीमारी ऐसी है जो बैक्टीरिया से नहीं होती? बताओ भैया, बैक्टीरिया से नहीं होती है। डिसेंट्री, प्लेग, पोलियो, या फिर आपका डिप्थेरी, या फिर आपका डिप्थेरी, या फिर आपका डिप्थेरी। तो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि आपका जो पोलियो है ये पोलियो वायरस के द्वारा होता है। ये पोलियो किसके द्वारा होता है बेटा जी? तो ये पोलियो वायरस के द्वारा होता है। कौन से वायरस के द्वारा होता है इसको तुमको बताना क्लास के बाद कमेंट करके। क्लास के बाद कमेंट करके आराम से बताओ कि भैया निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु ऐसा है, जीवाणु जनित रोग है ना, कौन सा जीवाणु जनित रोग है बेटा जी जो कि बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होता है? तो वो है आपका पोलियो। समझ में आया बेटा? समझ में आया बेटा? जल्दी से बताओ, समझ में आया? चलेगा, आगे बढ़ा जाए भाई, आगे बढ़ा जाए। हाँ भाई, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे लाल, जय श्री कृष्णा। चलो आगे बढ़ते हैं। निमोनिया इज स्प्रेड बाय, हाँ भाई, अब ये जो निमोनिया है ये एक्चुअली में फैलता कैसे है? क्या निमोनिया का कोई वेक्टर भी होता है? हाँ सर, निमोनिया का वेक्टर है। निमोनिया कैसे फैलेगा? क्या निमोनिया ड्रॉपलेट और एरोसॉल्स जो आपकी हवा में कुछ आपके कण होते हैं उनको अगर अंदर खींच लिया जाए तो निमोनिया हो जाएगा, या फिर मच्छर के काटने से निमोनिया होता है, या फिर सिरिंज का दोबारा इस्तेमाल करने से होता है, या फिर कोई जेनेटिक डिसीज है, या फिर कोई जेनेटिक डिसीज है? तो बेटा जी सिरिंज के अंदर लेने से भैया ये एड्स नहीं है, ये हेपेटाइटिस बी नहीं है जो कि अंदर लेने से हो जाएगा। ये कैसे फैलेगा? तो ये इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स एरोसॉल से फैल जाता है। अगर आपके आसपास धूल में या फिर हवा में कोई ऐसे इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स हैं, उसको अगर तुमने सांस के द्वारा अंदर खींच लिया तो मुबारक हो, आपको भी निमोनिया हो गया। आंसर जाएगा ए। समझ में आया बेटा? जल्दी से बताओ यार, तुम लोग हंस बहुत रहे हो, खुश बहुत हो रहे हो, लेकिन सेशन को लाइक नहीं कर रहे हो, है ना भाई? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय, है ना। अब है एक नॉर्मली जो सर्दी जुकाम है ना, ये नॉर्मली सर्दी जुकाम कभी कभी तो क्या होता है, मौसम चेंज होने की वजह से हो जाता है ना बेटा जी? हो मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह। बेटा जो ये कॉमन कोल्ड आपका होता है, कॉमन कोल्ड आपका जो होता है, ये कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है? जल्दी से बताओ बेटा, कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है? कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है? फटाफट से बताइएगा भाई, कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है? जल्दी से बताइएगा, कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है? हाँ भाई फटाफट से बताओ। चलो देखते हैं कितने बच्चे बता पाएंगे कि कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है। तो आपका जो नॉर्मली सर्दी जुकाम है बेटा, ये नॉर्मली सर्दी जुकाम आपका, नॉर्मली सर्दी जुकाम आपका जो होता है, ये नॉर्मली सर्दी जुकाम किसकी वजह से होता है? तो ये राइनो वायरस की वजह से होता है। आंसर जाएगा आपका बी। बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। ओके बेटा, चलेगा आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो। हाँ भाई, चलो जल्दी से बताओ। इन कॉमन कोल्ड विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज नॉट इन्फेक्टेड? हाँ भाई, सामान्य सर्दी में श्वसन तंत्र का, सामान्य सर्दी में श्वसन तंत्र का कौन सा भाग, सामान्य सर्दी में श्वसन तंत्र का कौन सा भाग संक्रमित नहीं होता? नाक, श्वसन मार्ग, फेफड़े, या फिर ये सभी? तो याद रखना बेटा, कॉमन कोल्ड में और निमोनिया में एक अंतर है, बहुत बढ़िया अंतर है। एक क्या अंतर है आइए समझाता हूं मैं आपको। देखो बेटा जी, ये है आपका कॉमन कोल्ड, ये है आपका कॉमन कोल्ड, है ना, और ये है आपका निमोनिया, ये है आपका निमोनिया। अब इनमें अंतर क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। इधर देखो बेटा जी, कॉमन कोल्ड पहली बात तो वायरस के द्वारा होता है, ठीक है सर। ये आपके बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ठीक है सर। ओके चलेगा। अब दूसरा अंतर क्या है मेरे भाई? दूसरा अंतर ये है कि इसमें कोई लंग्स खराब नहीं होते, इसमें लंग्स खराब नहीं होते हैं, लेकिन इसमें लंग्स में पानी भर जाता है, इनमें लंग्स में पानी भर जाता है। इनमें क्या होता है? तो लंग्स में पानी भर जाता है। समझ में आया बेटा जी? तो आंसर क्या जाएगा बेटा? आंसर इसका होगा सी। कितने बच्चों ने आंसर सी दिया है भाई? कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर सी दिया है? बेटा इसका करेक्ट आंसर जाएगा सी, है ना बेटा। कॉमन कोल्ड में रेस्पिरेटरी सिस्टम तो अफेक्ट होता है लेकिन लंग्स इफेक्ट नहीं होते। इस बात को याद रखो और अगली बार से इसको भूलना मत, लिख लो अपने जहन में, इसको उतार लो कि भैया इसको भूलना नहीं है आप। ओके बेटा
चलो आगे बढ़ते हैं। What is the one thing that is common between common cold and pneumonia? देखो बेटा जी, कितनी बढ़िया बात लिखी गई है, कितनी बढ़िया बात लिखी गई है। कह रहा है कि सामान्य सर्दी में और निमोनिया में क्या समानता है, ये बताओ भाई। सामान्य सर्दी में और निमोनिया में क्या समानता है, इसके बारे में बताओ। चलो, बोथ आर कॉज्ड बाय सेम पैथोजेंस, एक ही पैथोजन से दोनों फैल रहे हैं। सच बताना, एक ही पैथोजन से दोनों फैल रहे हैं। अच्छा भाई, बोथ आर कॉज्ड बाय सेम वेक्टर, एक ही वेक्टर से फैल रहे हैं। अच्छा भाई, उफ सर मैं भी आ गया, स्वागत नहीं करोगे मेरा? ओहो बेटा, हाँ अभी तुम्हारे लिए वो गाना गाते हैं, बहारो फूल बरसाओ, है ना भाई। सर आओ तो सही एक बार। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर मैं आ गया, और ये पता क्या कहता है, उफ मैं आ गया, मेरा स्वागत नहीं करोगे? तो इनके लिए मैं बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, वो वाली कंडीशंस दिखाएंगे यहाँ पर। बोथ आर कॉज्ड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या फिर बोथ आर क्यूरेबल। सर आओ मैं आपको ना एक कंसेप्ट समझाता हूँ, बहुत बढ़िया वाला कंसेप्ट। सर ये है कि देखो, जैसे अभी ना मौसम चेंज हो रहा है, तो मौसम चेंज में सर सर्दी जुकाम और ये नॉर्मल है ना, हो गया अभी ये। और जैसे कि सर आपने निमोनिया का भी नाम सुना होगा। हाँ। तो क्या चीज ऐसी कॉमन है जो कि कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम और निमोनिया सेम किसकी वजह से कैसे होता है? तो मैं आपको बता रहा हूं। देखो सर, ये सेम पैथोजन से नहीं होता। क्यों नहीं होता वो बता देता हूं। क्योंकि कॉमन कोल्ड हमारा जो होता है ना सर, ये वायरस के द्वारा होता है, जबकि निमोनिया हमारा बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो पैथोजन सेम नहीं है। कॉज्ड बाय सेम वेक्टर, सेम वेक्टर से भी नहीं होता। लेकिन ये है कि ये दोनों ही ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब क्या है कि जैसे ये मेरा फोन है ना, बाई चांस मुझे सर्दी जुकाम है और मैंने गलती से इस फोन को छू लिया, और आप आए, आपने कहा अरे सर दिखाना टाइम कितना हो गया, तो ये छूने से आपको भी फैल गया, है ना भाई। तो ये है। अब सर का इंट्रोडक्शन तो मैं आपको करवाई देता हूं। देखो सर, हमारे उधर के ही हैं, कहाँ के, अपने इलाका के ही हैं, ठीक है। जो बच्चे हमको जानते हैं कि हम कहाँ से हैं, तो सर भी वहीं से हैं। अब दूसरी बात यह है कि सर पढ़ाते हैं टीचर्स अड्डा 24/7 पर ईवीएस। अगर भैया आपको पढ़ना है, आपको क्या ही पढ़ना होगा, आपके घर में भाई बहन कोई ऐसा है जो सीटेट का एग्जाम देने जा रहा हो, या फिर वो टीचिंग रिलेटेड कोई भी एग्जाम देने जा रहा हो और उसको पढ़ना है ईवीएस, सर थोड़ा सा आप बता दो। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये एनर्जी हम देख रहे हैं, बड़ा उत्सुकता के साथ, ताकत से लगे हुए हैं। हाँ। और मेरा मानना यह है कि हम लोग क्या करते हैं कि एक आपके दिशा दिखाते हैं, करना आप ही को पड़ता है। और माना कि मैं मानता हूं कि सर जो बहुत मेहनती हैं, सर के द्वारा जो भी अभी इससे पहले एग्जाम हुए हैं, तो अच्छा सा स्कोर करवाया है। मुझे इससे अच्छा भी लगता है, ये देखे वाली बात नहीं है, पीछे भी मैं हमेशा यही बोलता हूँ। लेकिन साथियों, जो भी आपकी क्लास रहती है, जैसे बहुत सारे साथी सहयोगी ऐसे होंगे, 2 दिन क्लास लोगे, अभी शादी की व्यवस्था चल रही, शादी चल रही, तो उसमें भी करना है। तो ये अपनी कंटिन्यूटी जो है, यानी कि इसको मत छोड़ा करो, लगातार प्रयास करो, मेहनत करो, उतने ही बढ़िया तरीके से सफलता प्राप्त करोगे। और बाद बाकी जितने साथी सहयोगी हैं, आपके घर में कोई टीचर्स अड्डा पर, या कह सकते हैं आपके टीचिंग परिवार जो है, अपना अड्डा परिवार में अगर जुड़ा हुआ है, तो वो हमें जानता होगा। तो मैं तो बस जा ही रहा, तो सर को मैंने देखा, तो सर गाना गा रहे थे कि बहारो फूल बरसाओ, तो पता नहीं कौन सा बाहर हुआ है, तो मैंने देख लिया, तो इसकी वजह से मैं चला। वो सर बीच बीच में चलता रहता है ना, बच्चे आते हैं कहते हैं कि सर मेरा स्वागत नहीं करोगे। हाँ, तो सर ये स्वागत में ये वाला गाना वैसे स्वागत यहाँ अच्छे से नहीं हो पाता है। अच्छा, ऑफलाइन में हो तो अच्छे स्वागत, बहुत अच्छे से। और ऑफलाइन इनसे मीटअप करेंगे सर, जब ये सिलेक्ट होके आएंगे ना। वो तो इनकी बहुत अच्छी जीवन है जो ऑनलाइन पढ़ रहे हो। ऑफलाइन अगर पढ़ते तो स्वागत तो आप तो छोड़ो, मतलब गुलाब के ही फूल दिखाई देते आपके स्वागत। हाँ, ठीक है सर, ओके। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा मेरे भाई? आंसर जाएगा आपका सी। ओके भाई, चलेगा, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो भाई, मलेरिया इज कॉज्ड बाय विच स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम, है ना भाई। मलेरिया आपका जो होता है ना, मलेरिया आपका जो होता है बेटा जी, ये मलेरिया प्लाज्मोडियम की किस प्रजाति के कारण फैलता है? जल्दी से बताओ, किस प्रजाति के द्वारा ये फैलता है? क्या प्लाज्मोडियम बाइवेक्स के द्वारा, प्लाज्मोडियम मलेरिया के द्वारा, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम के द्वारा, या फिर इन सभी के द्वारा, या फिर इन सभी के द्वारा, या फिर इन सभी के द्वारा? जल्दी से बताओ बेटा जी। सर पीट पीट के स्वागत करते हैं हमारा। हाँ बेटा, है ना, तुम नालायक हो तो तुम्हारा तो पीट पीट के ही स्वागत करता हूं मैं, है ना भाई। चलेगा, बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार बेटा। आंसर क्या जाएगा? तो आंसर जाएगा आपका डी। लेकिन इसमें भी ना एक मलेरिया बहुत खतरनाक वाला होता है, इसमें भी एक मलेरिया आपका बहुत खतरनाक वाला होता है। वो कौन सा मलेरिया है, आइए मैं आपको बताता हूं। वो है आपका प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। इससे जो मलेरिया होता है वो आपको बोलते हैं मैलिग्नेंट मलेरिया। क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ बेटा? मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट मलेरिया कहा जाता है।
मैलिग्नेंट मलेरिया। ये वाला मलेरिया बहुत घातक मलेरिया होता है, बहुत ही घातक मलेरिया होता है। ठीक है बेटा, आंसर आपका जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मोडियम इज आ, अब ये जो प्लाज्मोडियम इतनी ढेर सारी मैं बातें कर रहा हूं, आखिर में ये प्लाज्मोडियम है क्या? आखिर में ये प्लाज्मोडियम है क्या? क्या ये बैक्टीरिया है, या फिर ये वायरस है, या फिर ये प्रोटोजोवन है, या फिर ये फंजाई है? तो ये मेरे क्लास के वो वाले बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे देंगे जिनको मैंने कल ही बताया है। हाँ भाई, कल ही बताया है ना सर? ऐप पर होगी? हाँ बिल्कुल ऐप पर होगी क्लास, बिल्कुल ऐप पर होगी बेटा जी, है ना? हाँ बहुत बढ़िया। हाँ जल्दी से बताओ बेटा जी, प्लाज्मोडियम है क्या ये? तो ये प्लाज्मोडियम आपके प्रोटोजोन होते हैं। आंसर क्या जाएगा बेटा? आंसर इसका जाएगा सी। समझ में आया? जल्दी से बताओ बेटा, समझ में आया? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई किल्लत, कोई समस्या अगर कुछ भी है तो बताओ, पूछो, बताओ, लेकिन सेशन को लाइक करते हुए चलो। मैं एक बार ना सेशन को चेक कर लेता हूं कि कितने हमारे बहन भाई ऐसे हैं जिन्होंने लाइक नहीं किया है। और प्रिंस भाई कह रहा है कि ईस्ट और बेस्ट, सुभाष सर इज द बेस्ट, गुमनामी के अंधेरे में था पहचान बना दिया, दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया, उनकी ऐसी कृपा हुई कि गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। थैंक यू सो मच मेरे लाल, थैंक यू सो मच बेटा। एंड मैं देख लेता हूं कि कितने भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है। तो यार लाइक की संख्या तो बहुत कम है यार, बहुत कम है भाई, बहुत कम है। यानी कि अभी तक 100 तक लाइक नहीं कर पाए आप लोग। एक बार फटाफट जाओ और जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक करके आओ, जल्दी से जाओ सेशन को लाइक करके आओ फटाफट से बेटा जी, जल्दी जाओ सेशन को लाइक करके आओ, फटाफट से दौड़ो भागो, है ना? यहां पर विद इन सेकंड के अंदर मुझे 100 लाइक दिखने चाहिए, 100 लाइक दिखने चाहिए विद इन सेकंड के अंदर। ठीक है बेटा, हैप्पी बर्थडे सर। अच्छा बेटा चलो आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ द मलेरिया, मैलिग्नेंट मलेरिया इज कॉज्ड बाई, आपको पता है कि आपका जो मोस्ट सीरियस आपका जो मलेरिया है, सर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो बैक नहीं किया। अच्छा बेटा जी, कर दूंगा, मैं कर दूंगा। ठीक है बेटा चलो। द मोस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ द मलेरिया, मैलिग्नेंट मलेरिया इज कॉज्ड बाई, ये किसकी वजह से होता है? जल्दी से बताओ। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, मलेरियाई, या फिर ऑल ऑफ द एबव, या फिर आपका ऑल ऑफ द एबव। जल्दी से बताओ बेटा जी। हो गया 100? अरे वाह क्या बात है, बस एक बार कहने की जरूरत है मेरे प्यारे बच्चों से, है ना? बच्चे कह रहे हैं सर हो गया 100। अरे वाह भाई भाई भाई, वाकई में यार, ये तो बात है। मैं सच बताऊं क्या करूं मैं यार, तुमको सीने से लगा लूं, दिल से लगा लूं बेटा जी। बहुत प्यारे बच्चे हो तुम लोग, बहुत बढ़िया। चलो सर जी चाय पियेंगे? हाँ बेटा मन तो कर रहा है चाय पीने का, लेकिन अब क्लास के बाद ही पियेंगे। ठीक है बेटा, आंसर क्या जाएगा बेटा? आंसर जाएगा ए। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम आपका जो होता है ये बहुत ही खतरनाक वाला मलेरिया होता है भैया, मैलिग्नेंट मलेरिया होता है बेटा, है ना? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो। प्लाज्मोडियम इंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज, अब ये प्लाज्मोडियम जो आपका है ये आपकी बॉडी के अंदर घुसता कैसे है? ये आपकी बॉडी के अंदर घुसता कैसे है? आओ बेटा जी। क्या ये मैरो जॉइंट्स के द्वारा घुसता है? मैरो जॉइंट्स के द्वारा घुसता है, या फिर ये ट्रोफोजॉइंट्स, हाइपोजॉइंट्स, या फिर स्पोरोजॉइंट्स के द्वारा ये घुसता है आपकी बॉडी के अंदर? सर जी 150 हो जाए लाइक तब अच्छा लगेगा। 150 तो बेटा ये करेंगे ही नहीं, है ना? कर भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। क्या आप लोग कर सकते हो? 150 लाइक कर सकते हो अभी अभी ड्यूरिंग लाइव क्लास के दौरान? कर सकते हो 150 लाइक? चलो देखते हैं भाई कितने बच्चे ऐसे हैं जो भाई 150 लाइक कर सकते हैं, पता चल जाएगा अभी। अरे बच्चे हैं हमारे। चलो आंसर क्या जाएगा जल्दी से बताओ। तो याद रखना मलेरिया हमारी बॉडी के अंदर स्पोरोजॉइट्स के माध्यम से घुसता है। अंदर गया डी, है ना बेटा जी? अब ये घुस गया, अब ये क्या करेगा? तो ये अब अपना नंबर बढ़ाएगा, और ये जब नंबर बढ़ाता है तो उसको क्या कहते हैं? आइए समझते हैं। द वेक्टर ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम का वेक्टर कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम का वेक्टर कौन सा होता है? जल्दी से बताओ बेटा, प्लाज्मोडियम का वेक्टर कौन सा होता है? क्या प्लाज्मोडियम मेल एनोफ्लीज से फैलता है, या फिर फीमेल से फैलता है, या फिर एडीज से, या फिर सैंडवर्म से? तो याद रखना कि महिलाएं, सॉरी फीमेल्स जो होती हैं, ये मछली फीमेल जो होती है ये खून चूसती है ना? और उसी की वजह से क्या होता है बेटा जी? सर जी आपके कितने बच्चे हैं? बेटा ढेर सारे बच्चे हैं हमारे, ढेर सारे बच्चे हैं, है ना? ये सारी जो पलटन है ना, ये सारी पलटन हमारी है। हाँ बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। एक बार दिखा दो सर को स्टूडेंट्स की पावर क्या है। सभी बच्चे लाइक कर दो, एक भाई कह रहा है हमारा। बहुत बढ़िया। आंसर क्या जाएगा बेटा? आंसर जाएगा आपका बी। नहीं सीते है, आंसर जाएगा आपका बी। तो फीमेल एनोफ्लीज आपकी जो होती है यही क्या करती है? तो यही वेक्टर का काम करती है, यही मलेरिया को, स्पोरोजॉइट्स को छोड़ती है ना? हाँ बॉडी के अंदर। आगे बढ़ते हैं।
द मलेरिया फीवर एंड चिल्स अकर एवरी 3 to 4 days ड्यू टू रप्चर ऑफ आरबीसी एंड रिलीज ऑफ विच टॉक्सिक सब्सटेंस। आपने देखा होगा कि मलेरिया जब हो जाता है उसके बाद हमें कुछ दिनों के बाद बहुत तेज बुखार आता है, ठंड लगती है, ठिठुरन होती है बेटा जी, है ना भाई, ठिठुरन होती है। तो ये किसकी वजह से होता है? तो ये होता इसकी वजह से बेटा, क्योंकि आपकी जो आरबीसी है ना, ये आपकी आरबीसी रप्चर हो जाती है, आरबीसी आपकी फट जाती है, फट जाती है। अच्छा सर, अब ये जब आपकी आरबीसी फट जाएगी, जब ये आरबीसी आपकी फट जाएगी तो वहां से निकलेगा क्या? क्या वहां से हीमोफीलिया निकलता है, हेमाटोक्रिट निकलता है, हीमोजॉइन निकलता है, या फिर हीमोग्लोबिन निकलता है? तो आंसर जाएगा सी। याद रखना, आरबीसी के फटने से एक सब्सटेंस निकलता है जिसको बोलते हैं हीमोजॉइन, और ये हीमोजॉइन ही रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? ठंड के लिए, ठिठुरन के लिए, इन सभी के लिए। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। स्पोरोजॉइट्स इन मॉस्किटो आर स्टोर इन, मच्छरों में जो स्पोरोजॉइट्स है ये कहां पर जमा होता है? ये आपका कहां पर जमा होता है? तो याद रखना, ये इनकी सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर जमा होता रहता है। ये जो आपका स्पोरोजॉइट्स है ना, स्पोरोजॉइट्स आपका जो था ये मच्छरी के अंदर, मच्छरी के अंदर स्टोर होता है। कहां पर? सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर। ओके बेटा जी, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो भाई, मलेरिया पैरासाइट रिक्वायर्स टू होस्ट दे आर। हाँ भाई, आपसे कहा जा रहा है कि मलेरिया परजीवी को 2 मेजबानों की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि 2 होस्ट की जरूरत पड़ती है। अब ये 2 होस्ट आपके कौन कौन से हो सकते हैं? क्या वो आपका एक ह्यूमन और फीमेल एनोफिलीज हो सकती है, या फिर ह्यूमन और एडीज एगेप्टाई हो सकती है, कैटल्स या फिर फीमेल एनोफिलीज हो सकती है, या फिर कैटल ऑफ एडीज एगेप्टाई हो सकती है? क्या हो सकता है जल्दी से बताओ। कौन है जो आई लव यू बोल रहा है? क्यों बेटा, आई लव यू बोलना गलत बात नहीं होती है। आई लव यू इज अ डिफरेंट टाइप, है ना बेटा जी, डिपेंड करता है कि आप किसको किस भावना से बोल रहे हो। एक भाई कह रहा है सर मैं आपका नया स्टूडेंट हूं, सुभाष ऑफिशियल। ओके बेटा, ओके ठीक है भाई। सर जी आपके पैर कहाँ हैं? मेरे पैर मेरे नीचे हैं भाई, मेरे पैर कहाँ हैं? हाँ चलो, आंसर क्या जाएगा बेटा? आंसर इसका जाएगा ए, ह्यूमंस और फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ स्पोरोजॉइट्स इन द ब्लड ऑफ ह्यूमंस व्हिच ऑर्गन्स डू दे ट्रेवल इनिशियली। तो मनुष्य के रक्त में स्पोरोजॉइट्स के इंजेक्शन के बाद भी सबसे पहले किस अंग में जाते हैं? तो वो जाते हैं सबसे पहले आपके लिवर में, है ना, फिर लिवर के बाद जाते हैं आपकी आरबीसी में। ओके आगे बढ़ते हैं। द प्लाज्मोडियम पैरासाइट प्रोड्यूस इन लिवर बाई एनी एंड इन ब्लड बाई। हाँ, तो आंसर क्या जाएगा बेटा? आंसर जाएगा आपका बी, पहले वो एसेक्सुअल, उसके बाद फिर आपका सेक्सुअल। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की बात कर लेते हैं। तो अब आपका है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, अब है आपका एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये क्या कॉज करता है? तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है तो ये आपको क्या कॉज करेगा? अमीबॉयसिस कॉज करेगा। ठीक है बेटा जी, ये आपको डिसेंट्री अमीबॉयसिस कॉज करेगा। सर जी आप गोलू मोलू से लगते हैं, क्यूट से। अच्छा भाई, थैंक यू सो मच बेटा जी, है ना भाई, बहुत बढ़िया। हेलो, हाँ आप ना उसको आलोक को फोन कर लो जरा। हाँ हाँ ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, स्टूल विद एक्सेस ऑफ म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स इज नॉन एज। आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है ना कि हमारी जो पॉटी होती है ना, या फिर उसमें मल में अधिक श्लेष्मा और रक्त के थक्के युक्त मल आता है ना बेटा जी। तो ये आपको किस में होता है? तो ये आपके होता है बेटा जी पेचिस, यानी कि डिसेंट्री में ऐसा होता है। ओके आगे बढ़ते हैं। सिम्टम्स लाइक इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज अकर्स इन विच डिसीज। ठीक है बेटा, तो ये किस में होता है? सिम्टम्स लाइक इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज अकर्स इन विच डिसीज, ऐसा किस में होता है? तो ऐसा आपका होता है एस्कैरियोसिस में। ओके बेटा, तो ये हमने कुल आपको टॉप 35 एमसीक्यू करवा दिए, टॉप 35 एमसीक्यू करवा दिए। अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसी ही क्लास डेली मिलती रहे तो आप लोग मुझे क्लास के बाद कमेंट करके बताना, और क्लास जरूर बताना कि क्लास आपको लगा कैसे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच एंड लव यू टू ऑल। हाँ